अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये फर्स्ट हमारा जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट हमारा कंटेंट है कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स का। तो एजुकेशन इन डिफरेंट पीरियड्स एंड सोसाइटीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो इंसान की मालूम तारीख है, जहाँ तक मौर्रखीन की हिस्टोरियन ने जिस तारीख के बारे में वो जानते हैं, वहां से लेके आज तक जो एजुकेशन का सिनेरियो रहा है, एजुकेशन की सूरत हाल रही है, मुख्तलिफ तहजीबों में तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कैसे किया जाता था, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में क्या तरीक़ाकार राइज थे बच्चों को ट्रेन करने के, बच्चों को तालीम देने के, बच्चों को एजुकेट करने के। तो वो हम इन डिफरेंट पीरियड्स के अंदर एजुकेशन को देखेंगे। वहां से हम शुरू से चलते चलते आज के दौर तक आएंगे कि पहले क्या ट्रेंड्स थे, पहले क्या तरीका का राइज थे, और उनके अंदर तब्दीली और एक इर्तका, जो इर्तकाई मनाजर हैं, जो एवोल्यूशनरी स्टेजेस, जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट पीरियड्स इन डिफरेंट सोसाइटीज, जो एजुकेशन सिस्टम था वो कैसे इर्तकाई मनाजिल तय करते हुए, कैसे एवोल्यूशन करते हुए आज की जो कंटेम्प्रेरी नीड्स हैं और आज का जो कंटेम्प्रेरी इरा है उसके अंदर एजुकेशन सिस्टम क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है जो फर्स्ट पीरियड है एजुकेशन का, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। इनके टोटल हमने शुरू से लेके मालूम तारीख के, नोन हिस्ट्री से लेके, जो इंसान के वहां से लेके अब तक हमने इसको 7 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो जो फर्स्ट पीरियड है वो 3000 बीसी से, बिफोर क्राइस्ट से, कबल मसीह से, 3000 कबल मसीह से स्टार्ट होता है, और 500 कबल मसीह तक का जो दौर है उसको हम पहला एजुकेशन का दौर कहते हैं। उसमें हम देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम क्या थी। उसके बाद फिर जो सेकंड पीरियड ऑफ एजुकेशन शुरू होता है वो 800 बीसीई से शुरू होता है और 500 बीसीई तक चलता है, यानी कि 800 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। और इसमें जो थर्ड पीरियड है वो 8वीं सेंचुरी से 14वीं सेंचुरी तक है। फोर्थ पीरियड हमारा 5th सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी तक है। और जो फिफ्थ पीरियड है वो 4th सेंचुरी से लेके 18वीं सदी तक है। और इसी तरह जो हमारा छठा पीरियड है एजुकेशन का, उसमें हम देखेंगे 18वीं सदी से लेके 19वीं सदी, ये 19th सेंचुरी है। 19वीं सदी के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई एजुकेशन सिस्टम के अंदर, उनको हम देखेंगे। और सेवंथ पीरियड में हम एजुकेशन को देखेंगे 20th सेंचुरी से लेके कंटेम्प्रेरी इरा तक, मॉडर्न इरा तक। जो पहला पीरियड है उसको हम एंशिएंट सिविलाइजेशन बोल रहे हैं। जो सेकंड पीरियड है वो क्लासिकल ग्रीस एंड रोमन इरा है। थर्ड पीरियड इस्लामिक गोल्डन एज है। फोर्थ पीरियड के अंदर हम मिडविल यूरोप की बात करेंगे। फिफ्थ पीरियड के अंदर हम रेनेसेंस और एनलाइटनमेंट की बात करेंगे। और सिक्स पीरियड के अंदर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करेंगे। और सेवंथ पीरियड के अंदर हम मॉडर्न इरा की बात करेंगे। आज के सेशन में हमारा जो फर्स्ट पीरियड है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज एंशियंट सिविलाइजेशन। एंशियंट सिविलाइजेशन से क्या मुराद है? अब एंशियंट सिविलाइजेशन से मुराद जो हमारी पुरानी तहजीबें हैं, जो क्लासिकल हमारी तहजीबें हैं, बहुत पुरानी जो तहजीब मौजूद है, इसका जो दौर जो इसमें देखें आप, पहला आपको बुलेट नजर आ रहा है, टाइम फ्रेम था जो एंशियंट सिविलाइजेशन का, वो 3000 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक जो हमारे पास दौर गुजरा है। इस दौर में जो तहजीबें मौजूद थी, हम उन तहजीबों को एंशियंट सिविलाइजेशन कहते हैं। और एंशियंट सिविलाइजेशन जितनी भी थी, उनमें जो एजुकेशन का मेन पर्पस या एजुकेशन का आप मकसद कह सकते हैं, या एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? वो प्रैक्टिकल स्किल्स था और रिलीजियस टीचिंग्स थी। अब प्रैक्टिकल स्किल्स वो क्यों सिखाते थे और रिलीजियस टीचिंग वो क्यों सिखाते थे, ये दो नुक्ते यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एज यू नो, हमारा ये एज अ मुस्लिम हमारा ये अकीदा भी है कि मजहब की इब्तदा एडम एंड ईव से स्टार्ट हो गई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से मजहब की इब्तदा शुरू हो गई थी। और मजहब के जब वहां से इब्तदा शुरू हुई तो वहां पर मजहब के मानने वालों की भी इब्तदा शुरू हो गई। तो यानी कि फॉलोअर भी मौजूद थे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ह्यूमन बीइंग। जो पहला इंसान था वहीं से मजहब की इब्तदा हुई थी। ना सिर्फ वो खुद मानते थे मजहब को,
बल्कि वो अपने बच्चों को, अपनी नई जनरेशन को भी मजहब के बारे में बताते थे। तो जब वो मजहब के बारे में, जब वो खुदा का कॉन्सेप्ट देते थे, जब वो यूनिवर्स और खुदा का रिलेशनशिप बताते थे, जब वो इंसान की हकीकत बताते थे अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस पर्सपेक्टिव, अपने बच्चों को उनके बारे में, अपने बच्चों के ये जो सवाल थे, ये जो फिलोसॉफिकल उनके क्वेश्चंस थे उनके बच्चों के, उनको बता रहे थे इनके बारे में, भाई इंसान की हकीकत क्या है, मजहब क्या है, कैसे रहना है मजहब के अकॉर्डिंग, क्या हम पर फराइज हैं, क्या हमारे हकूक हैं। तो ये क्या थी, ये उनकी रिलीजियस टीचिंग थी। और शुरुआती दौर में जो मेन फोकस था वो रिलीजियस टीचिंग, और दूसरा हमने जो एस्पेक्ट इसका पढ़ा था वो प्रैक्टिकल स्किल्स पढ़ा था। हमने पढ़ा जी प्रैक्टिकल स्किल। अब प्रैक्टिकल स्किल्स क्यों सिखाई जाती थी? प्रैक्टिकल स्किल्स उस वक्त सिखाई जाती थी चूंकि एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑन दिस अर्थ, कि जब से जिंदगी इस जमीन पर मौजूद हुई है, तो इंसान ने अपनी जिंदगी की बका के लिए भी कोशिशें की हैं, अपने सर्वाइवल की जंग भी लड़ी है, जिसको आज आप वो कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विनियन थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो मजबूत होगा, जो तंदुरुस्त तवाना होगा, वो ही हालात की सख्तियों का, जमाने के तपेड़ों का मुकाबला कर सकेगा। जो जिसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, जो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं, जमाने की सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो फना हो जाएगा। तो यही कुछ यहाँ पर था, एम्फोसिस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स में। तो रिलीजियस टीचिंग का तो कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, क्या ख्याल है? तो नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। तो इंसान ने जिस मुआशरे के अंदर रहना था, वहां पर भी इतने बड़ी बड़ी कोठियां नहीं थी। इंसान गारों में रहता था, जंगलों में रहता था, ठीक है। वहां पर वाइल्ड लाइफ भी मौजूद थी, वहां पर नेचुरल डिजास्टर्स भी मौजूद थे, वहां पर और बड़ी कुदरती आफात मौजूद थी। तो उन सब से कैसे बचना है, अपनी सर्वाइवल को कैसे मुमकिन बनाना है, पेरेंट्स या जो अडल्ट्स थे वो बच्चों को ये भी सिखाते थे। सरवाइव कैसे करना है आपने नेचुरल डिजास्टर्स में, अनसर्टेन सिचुएशंस के अंदर आपने अपने आप को कैसे बचाना है। शिकार करना है, कैसे करना है, भूख मिटानी है तो शिकार करते थे ना। भूख मिटाना है, किन जानवर का शिकार, किस जानवर का शिकार इजी है, किस जानवर का शिकार मुश्किल है, किस जानवर को कैसे आपने शिकार में फंसाना है, किस जानवर को कैसे फंसाना है। अब कौन से पेड़ से दरख्त खाना है, कौन से पेड़ से या कौन से दरख्त से फल खाना है, कौन से पेड़ से फल नहीं खाना, कौन से फल आपकी सेहत के लिए मुफीद हैं, कौन से फल आपकी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। फिर इलाज, मेडिकेशन, अगर कोई चोट वगैरह लग जाती थी उसको कैसे दुरुस्त करना है। तो ये सारी की सारी क्या चीजें थी, प्रैक्टिकल स्किल्स थी। इन प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में बच्चों को एंशिएंट सिविलाइजेशन के अंदर सिखाया जाता था। तो इन दो पॉइंट्स की समझ आ गई आप लोगों को, कि एम्फोसिस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड रिलीजियस टीचिंग, इन दोनों को हम लोगों ने देखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कूल थे वो मेसोपोटामिया के स्कूल्स थे। मेसोपोटामिया एक तालीमी इदारे के तौर पे जाना जाता था। इसका जो मेन फोकस था वो फोकस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स था, जैसा कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, रोल ऑफ स्क्राइब्स इन प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज। प्रैक्टिकल स्किल्स तो सिखाते ही थे, स्किल्स तो सिखाते ही हैं, हुनर तो वो सिखा ही रहे हैं। तो उस जमाने में जब से जो नोन हिस्ट्री है, वो हमें, हमारे तक नोन हिस्ट्री कैसे पहुंची? डॉक्यूमेंट्स के जरिए, कुछ तहरीरों के जरिए। तो तहरीर यानी कि जुबान शुरू हो चुकी थी, उस दौर में जुबान शुरू हो चुकी थी। तो जब जुबान शुरू हो चुकी थी तो जुबान को ना सिर्फ बोला जाता था बल्कि लिखा भी जाता था। जुबान को बोलने के साथ साथ लिखा भी जाता था, तहरीरी सूरत में भी लेके आया जाता था। तो ना सिर्फ रीडिंग थी बल्कि राइटिंग भी थी, और जो बुनियादी हिसाब किताब था वो भी उसी चीज के अंदर शामिल था, ठीक है। तो ये रोल ऑफ स्क्राइब्स बेसिकली उस वक्त होता है कि पत्थरों के ऊपर तहरीरें होती थी, लकड़ी के ऊपर, तख्तों के ऊपर तहरीरें होती थी, स्टोन्स के ऊपर तहरीरी होती थी। आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन के वो जो आसारे कदीमा वाले आए दिन हमें टीवी पे कोई ना कोई चीज दिखा रहे होते हैं, वो आप लोगों ने देखा हुआ है ना। तो वो चीजें सारी अपनी, वो यहाँ पर वो सेकंड पॉइंट में, सेकंड बुलेट में यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, रोल ऑफ स्क्राइब्स इन प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज। तो वो क्या करते थे, जब लैंग्वेज इमर्ज हो गई, उसकी तहरीरी शक्ल में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, तो वो क्या करते थे, उसको महफूज करते थे, ठीक है, ताकि वो आगे वाली नस्लों तक ट्रांसमिट, नॉलेज को ट्रांसमिट कर सके।
उसमें अब एंशियंट सिविलाइजेशन के अंदर एंशियंट इजिप्ट आ जाता है। एंशियंट इजिप्ट में आप कदीम जो मिस्र है उसमें आप देखें एम्फसिस ऑन रिलीजियस टीचिंग्स एंड प्रिपरेशन फॉर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस। तो सबसे पहले जो पेशा शुरू हुआ था, मुख्तलिफ पेशे शुरू हुए थे, वो मिस्र की तहजीब में शुरू किए गए थे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर डिफरेंट ऑक्यूपेशंस का की इमर्जेंस हुई थी, वहां से ये शुरू हुए हैं। तो उनका भी जो मेन फोकस था वो रिलीजियस टीचिंग पर था और मुख्तलिफ पेशों की तालीम देना होता था। रोल ऑफ प्राइस्ट एंड टेम्पल्स इन एजुकेशन, यहाँ पर प्राइस से मुराद है, या प्रीस्ट कह लें या प्राइस्ट कह लें, तो प्रीस्ट से या मुराद ये है कि उनके जो रिलीजियस स्कॉलर्स, चूंकि मेन एम्फोसिस उनका प्रैक्टिकल स्किल्स और रिलीजियस टीचिंग पे था, तो मेन फोकस वो किस पे उनका होता था, प्रीस्ट की टीचिंग पे होता था। यानी कि जो उनके रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे उनको वो फॉलो कर रहे होते थे, और वो रिलीजियस स्कॉलर्स उनको कहाँ पर मिलते थे, मुख्तलिफ इबादत गाहों में मिलते थे, जिसको यहाँ पर टेम्पल कहा गया है। हाँ, उर्दू में पादरी कहते हैं उसको। अब हम उसके लिए वो स्पेसिफिक कर दिए ना पादरी, यहाँ से हम इससे मुराद ये ले रहे हैं रिलीजियस स्कॉलर्स, मजहबी उलमा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए ना, कोई रिलीजन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, ये डोमेन स्पेसिफिक बात नहीं हो रही, हम ओवरऑल जर्नलाइज बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एंशियंट चाइना। कदीम जो चाइना की तहजीब है, ये दो तहजीबें बहुत ज्यादा पुरानी तहजीबें हैं। आप मिस्र की भी कहते हैं, चाइना की भी बहुत पुरानी है, ये बड़े सगीर की तहजीब कहते हैं, ये भी कहते हैं कि ये सबसे पुरानी है। तो हिस्टोरियन के नजदीक थोड़ा बहुत इख्तलाफ चलता है, बहरहाल हमने इसको देखना है कि एंशियंट सिविलाइजेशन को क्या क्या सिलसिला था। तो एंशियंट चाइना की, कदीम चाइना की बात हम करते हैं तो जिस तरह हर इलाके के कुछ स्कॉलर्स होते हैं, कुछ फिलोसफर्स होते हैं, कुछ अजीम दानिश्वर लोग होते हैं, इसी तरह चाइना का जो सबसे अजीम जिसको मानते हैं ना, वो कन्फ्यूशियस था। उनका बहुत बड़ा स्कॉलर था, फिलोसफर है, और उसकी जो टीचिंग्स थी, इनके फोकस ऑन कन्फ्यूशियन टीचिंग्स, उसकी जो थॉट्स थी, उन थॉट्स को आगे ये बच्चों को बताते थे। वो जो फिलोसोफर की टीचिंग्स थी उसका जो नुक्ता नजर था वो बच्चों तक आगे पहुंचाते थे। एंड उसके बाद एथिक्स सिखाते थे एंड सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की यानी कि आपके सोसाइटी के अंदर रोल्स क्या हैं, आपका किरदार क्या है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और आप किसको जवाब दे हैं, किसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, एक हायरार्की आपको वो एक्सप्लेन करती है एंशियंट चाइना की जो तहजीब है। उसमें देखिए एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर सेलेक्टिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, चाइना में उन्होंने सरकारी जो नुमाइंदे थे, जो स्टेट थी या जो एम्परर्स थे या रूलर्स को सिलेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया जी, वो एग्जामिनेशन सिस्टम लेके आए। अब एग्जामिनेशन सिस्टम ये नहीं था कि पेपर पेंसिल टेस्ट। मैट्रिक के अंदर एक कहानी है इंग्लिश के बुक में, वो एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नाम नहीं उसका आ रहा, उसमें जो बादशाह होता है वो अपने बेटे को जंगल में भेजता है। वो कहता है जाओ जंगल में आवाजें सुन के आओ। वो एक दिन आवाज सुन के आता है जी, जानवरों के चीखने चलाने की आवाज, ये फलां चीज की आवाज, फलां चीज की। उसका बाप जो होता है, फादर होता है, उसको वापस भेज देता है, जाओ अब दोबारा आवाज सुन के आओ, तुम सही नहीं सुन सके अभी तक आवाजें। तो वहां पर जब वो जाता है तो आवाजें सुन के आता है, फिर वो बताता है आगे मैंने ये आवाज सुनी। तो फिर उसको वापस भेज देता है जी, नहीं अभी भी तुम सही नहीं सुन सके। दोबारा उसको भेजता है। तो जब दोबारा उसको भेजता है, वो जब वापस आता है वो कहता है मैंने सूरज के निकलने की आवाज को महसूस, सूरज के निकलने की शिद्दत को महसूस किया, पत्तों की सरसराहट को मैंने महसूस किया। हाँ जी, वो बड़ा डीपली जाएगी। फिर उसको कह रहा अब तुम अवाम की जो राया की आवाज है उसको सुनने के, उनके दिल की आवाज अब सुन सकते हो तुम, अब काम है। इस तरह की डिफरेंट कसौटियां होती थी। हमने वो बचपन में बड़ी कहानियां सुनी हुई हैं, वो बादशाहों की, और उन सारी कहानियों में, हकायात में और पर्शियन के, क्योंकि हकायात वाला सिलसिला पर्शियन लैंग्वेज के जिस तरह आपने बताया था, तो उसमें ये चीजें होती थी कि हकायात के जरिए बयान किया जाता था। तो वो जो थी वो इस किस्म की एग्जामिनेशन, बादशाह बनना होता तो उसके पास भेजते थे, वो उसको आगे उसकी ट्रेनिंग इस तरह से एग्जैक्टली वो एक मुअल्लम जिसको अतालीक बोलते थे। और ये तो मुस्लिम जो खिलाफतें चलती आई हैं उनके अंदर भी यही था। जो बादशाह थे वो अपने बच्चों को
जो उनके जानशीन होते थे उनके लिए बाकायदा मुअल्लम मुकर्रर करते थे, जो उनकी हर एस्पेक्ट से उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे काम कर रहा होता था, उनकी लर्निंग पे काम कर रहा होता था। तो ये एंशियंट चाइना की थी। अब अगर इनके अंदर हम दोनों की एंशियंट सिविलाइजेशन में, जिसमें मेसोपोटामिया आता है, एंशियंट इजिप्ट आता है और एंशियंट चाइना आता है, अगर हम इसको कंक्लूड करें ना, तो ये आपको नीचे दो व्हाइट कलर की जो लाइंस नजर आ रही हैं, ये कंक्लूजन की लाइन है। तो इसमें क्या होता था, कॉमन एम्फोसिस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स एंड रिलीजियस टीचिंग। ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस होता था और रिलीजियस टीचिंग्स पे फोकस होता था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैरिड अप्रोचेस एंड सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर्स, कि कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी एजुकेट करने की जो अप्रोचेस थी वो मुख्तलिफ थी। ठीक हो गया जी? यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी, कोई क्वेश्चन है?